गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने ये देखा है 4 महीने के आसपास हो गए हैं और मार्केट बेयरिश मोड पे है। मार्केट इस तरीके से काम कर रही है जैसे हम कपड़े धोते हैं ना, बिल्कुल धुलाई कर रही है मार्केट। थोड़ा सा ऊपर आती है, ऐसा लगता है कि अब यहां से रिवर्स हो जाएगी, अब यहां से कम रिवर्स हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर दोबारा से नीचे घुस जाती है मार्केट। तो बड़ा बुरा हाल है मार्केट के अंदर। एफआईज जिन्होंने 2 साल 3 साल पहले बाय किया होगा, यानी कि अगर देखा जाए तो अगर 2 3 साल पहले, अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टॉक का आज 100 रुपीज है तो हो सकता है कि 2 साल 3 साल पहले उसका 30 रुपए रहा होगा। तो इसका मतलब है कि जो एफआईज होते हैं वो हमेशा अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। ये कभी, मतलब अभी सिर्फ अभी की सिचुएशन नहीं है ये सिचुएशन हर बार आती है। हर 3 साल में, हर 2 साल में ये सिचुएशन आती है कि जब एफआईज जो होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलते हैं। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। ठीक है, उनको अपना प्रॉफिट लेना होता है और उसके बाद फिर वो दोबारा से घुसने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, जो एफआईज है वो निकल रहे हैं मार्केट से अपना प्रॉफिट लेके। जब वो अपना प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं, और जिन लोगों ने, जब मार्केट ऊपर रही होगी तब बाय किया होगा, तो आज वो सारे नुकसान में चल रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो माइनस हो चुका है। ठीक है, ऑब्वियसली माइनस होगा, और ये जब तक उस सेम पोजीशन पे नहीं आएगा तब तक वो माइनस ही रहेगा। और अभी क्या सिचुएशन है मार्केट की, देखिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी ये कहा था कि अभी मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड नहीं बना रही है। अभी मार्केट नीचे है और ये अभी नीचे रह सकती है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% के आसपास ईटीएफ गिर चुके हैं, और 10% शायद ये और गिर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि परसेंटेज के फॉर्म में आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस तरीके से मेजर कर सकते हो कि कौन सा ईटीएफ कितना गिरा हुआ है। देखो, स्टॉक की हालत तो और भी ज्यादा बुरी बुरी है। अभी हम चलते हैं, जैसे एक चार्ट पे चलते हैं, तो यहां पर अगर हम देखें ये कितना गिरा हुआ है, ये देखिए। अगर आप देखेंगे तो ये 13% के आसपास गिरा हुआ है। यहाँ देखेंगे 13%, यानी 14% के आसपास निफ्टी 20 गिरी हुई है। और ये 20% के आसपास भी नीचे गिर सकता है, यानी 7% और गिर सकता है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है 240 तक भी जा सकती है। तो इसीलिए जो लोग निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वो आराम आराम से इन्वेस्टिंग करें। कोई जल्दीबाजी नहीं है कि जिस दिन मार्केट नीचे गिर रही है तो आप एकदम से पूरा लमसम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, लमसम लगाने का टाइम अभी नहीं है। लमसम लगाने का टाइम तब आएगा जब ये अपने बिल्कुल डाउनफॉल के अंदर होगा। तो 240 पे अगर ये चला जाता है तो ये समझ लो कि हम, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, अगर ये 240 पे चला जाता है तो ये समझ लो कि मैं इसके अंदर लगभग 500 क्वांटिटी मैं ले सकता हूं। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 240 के आसपास अगर ये गिर चुका है तो इसका मतलब है कि अपने डीप के अंदर है। अगर वो उससे नीचे भी गिर जाता है तो मैंने 5 साल के लिए इसको होल्ड कर देना है। समझ गए फ्रेंड्स? हाँ, 5 साल के लिए इसको होल्ड कर देना है। उसके बाद 5 साल में ये जितना मर्जी जाए, जहां जाए। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना एक रिस्की काम होता है। ये सभी लोगों को पता है, आप लोगों को भी पता है कि कोई गारंटी नहीं होती है कि कौन सा स्टॉक, कौन सा ईटीएफ कहाँ जाएगा, क्या करेगा, लेकिन ये प्रिडिक्शन पे के आधार पर ये चलता है। स्टॉक मार्केट में ईटीएफ हमेशा ईटीएफ हमेशा सिक्योर होते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है, और म्यूचुअल फंड की तरह ये काम करता है। तो जितना ये नीचे जाता है उतना हम अगर इसको बाई करेंगे तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारा पोर्टफोलियो माइनस चल रहा है फ्रेंड्स। आप ये समझ लीजिए -10% चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली -10%, -8% एंड -10% के आसपास चल रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए कि 7 लाख की अगर 10 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट है तो 1 लाख रुपए माइनस चल रहा है। सिंपल है, अगर ईटीएफ की बात हो। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ईटीएफ के साथ साथ इन्होंने स्टॉक्स लिए हुए हैं। वो अपने स्टॉक को अगर कंपेयर करें तो स्टॉक्स लगभग 50% नीचे गिरे हुए हैं। यानी कि अगर उन्होंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 5 लाख रुपए उनके माइनस चल रहे हैं। ठीक है, 5 लाख के आसपास माइनस चल रहे हैं अगर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी। तो फ्रेंड्स, स्टॉक और ईटीएफ के अंदर आप खुद अपने आप कंपेयर कर सकते हैं। जिन लोगों ने ईटीएफ लिया है, जिन लोगों ने स्टॉक्स लिए हैं, तो वो कंपेयर कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर मैं, आरवीएनएल है सपोज, रेलवे विकास निगम लिमिटेड है। ठीक है, रेलवे का एक स्टॉक है। तो अगर मैं यहाँ से, ये देखो पीक में, ये यहाँ था पीक में, अगर ये पीक से अगर मैं देखूं नीचे तो ये कितना गिर चुका है, 50% ये नीचे गिर चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए ना, ये ये देखिए, एक मिनट है, सेकेंड, थोड़ा सा इसको
इसको ऐसे कर देते हैं, यहां से स्टार्ट किया और उसके बाद ये देखिए, ये देखिए 49.76% ये नीचे गिर चुका है आरबीएनएल। तो अब आप प्रैक्टिकली आप समझ रहे होंगे कि जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है कि स्टॉक्स 50-50% नीचे गिर चुके हैं। ठीक है, हो सकता है कि कोई 40% गिरा हो, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 50% ये नीचे गिर चुके हैं स्टॉक्स। अगर हम ईटीएफ की बात करें, सेम ईटीएफ जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की अगर हम बात करेंगे, जैसे सीपीएससी का है, तो सीपीएससी का भी हम देख लेते हैं कि सीपीएससी का कितना गिरा हुआ है। सीपीएससी ईटीएफ, फ्रेंड्स ये सीपीएससी ईटीएफ है, सीपीएससी ईटीएफ का देख लेते हैं। सीपीएससी ईटीएफ को यहां से मेजर करते हैं यहां से, और ये देखो सीपीएसई ईटीएफ जो है लगभग 30% तक नीचे गिरा हुआ है फ्रेंड्स। यानी इसके अंदर के जो स्टॉक्स हैं वो लगभग 50% से लेकर 60% के आसपास गिरे हुए हैं, और सीपीएसई अपने आप में जो ईटीएफ है वो 30% के आसपास नीचे गिरा हुआ है। तो इसका मतलब समझ लो कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉटम पे हो सकता है कि 10% ये और नीचे गिरेगा। तो 10% के लिए जो है ना, आप स्ट्रेटेजी बनाए 10% नीचे जाने की, ये ध्यान रखिए। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको कि अभी आप ये मत सोचें कि मार्केट एकदम से यहाँ से बाउंस बैक करने वाली है। आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो 10% डाउनफॉल में लगाएं, यानी कि 2.5-2.5% के हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी लगाएं। एक तो वो हो गया 2.5-2.5%, यानी 10% तक आपको ये गेम खेल खेल सकते हैं आप ये। यानी कि मैं अगर जीटीटी ऑर्डर लगाऊंगा तो 2.5-2.5% पे लगाऊंगा, उसके बाद उसको होल्ड कर दूंगा। ठीक है, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस तरीके की जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ 11 ईटीएफ में ही काम करेगी। ठीक है, बाकी ईटीएफ में उसको होल्ड करो, जब वो ऊपर आ जाएगा तभी उसको सेल करना, नहीं तो उसको जाने दो, चाहे वो 20% जा रहा है, 25% जा रहा है, जाने दो उसको। बाकी जो 11 ईटीएफ है जिनका इतिहास बहुत अच्छा है, उनको आपने अपने गूगल शीट के अंदर आपने देखा होगा लगाना है उसको, और गूगल शीट को के हिसाब से ही आपको चलना है, तभी आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, आप आड़ा तिरछा इन्फ्लुएंस में आके, आप जैसे मान लीजिए आज मार्केट थोड़ा गिरी हुई है, तो आप क्या है कि एकदम से आप जो आपके वॉलेट के अंदर फंड होगा आप लगाना स्टार्ट कर दोगे एकदम से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे सपोज ये देखो, ये इसका डाउनफॉल कहाँ पर था, 75 रुपए पे था। तो भाई मैं 79 पे क्यों लूंगा मैं अभी। ठीक है, अगर मैंने लिया हुआ है तो मैं 75 पे मैं लगाऊंगा इसको। ठीक है, इसको आ रहे दो 75 पे, अगर ये 75 पे नहीं आता तो चलने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मान लीजिए ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जो मेरी बाइंग होगी वो जो लास्ट वाला होगा ना, जो लास्ट जहां इसने टच किया है उसके नीचे ही आपकी बाइंग होनी चाहिए। समझ गए। क्योंकि अक्सर क्या है कि देखो, जैसे सपोज ये था, ये लास्ट यहाँ पर था, 80 पे गया था, 80 के बाद ये देखिए 80 के बाद ये चला गया 87 पे। तो कई लोगों ने 87 के बाद जब ये नीचे गिरा होगा 83 पे, ठीक है 84 पे, यहाँ पर उन्होंने बड़े बल्क में ऑर्डर लगा दिए होंगे अपने। यहाँ पर नहीं करना था। आप ये समझ लीजिए कि जो 80 है ना, इससे नीचे ही इसको लगाना चाहिए था, और ये देखिए उसके बाद ये 80 पे भी आया, और 80 के बाद ये कितने पे, 75 पे भी आ गया। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। अगर 79 है तो 79 का मतलब है ये 75 पे आप लगा सकते हैं, 72 पे। तो जो लास्ट जिस पॉइंट को इसने टच किया उससे नीचे ही आपको लगाना है, क्योंकि बेरिश मार्केट है। आप यहां पर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है इसको, इसके नीचे ही इसको लगाना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो माइनस ही रहेगा। हो सकता है कि थोड़ी बहुत एवरेजिंग होती रहे, यहाँ अगर आपने यहाँ पर लिया होगा तो यहाँ लोगे तो थोड़ी एवरेजिंग हो जाएगी, थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, थोड़ी सी एवरेजिंग हो सकती है, लेकिन अभी आपको एकदम से बहुत बड़े लेवल पे एवरेजिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेरिश मार्केट है, इसको थोड़ा थोड़ा एवरेजिंग करना है। ठीक है, इसीलिए जीटीटी ऑर्डर के हिसाब से आप इस पे लगा सकते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, यदि आपका पोर्टफोलियो माइनस है, ठीक है, और आप एसआईपी करना चाह रहे हैं, तो मंथ में आप 2 बार एसआईपी कर सकते हैं, या हम 2 बार एसआईपी करेंगे महीने में। महीने में हम 2 बार कैसे एसआईपी करेंगे, सपोज सीपीएससी मेरा 10% माइनस है या 12% माइनस है, और ये नीचे की तरफ ही ट्रेंड बना रहा है, तो हम इसे बाय कैसे करेंगे, किस तरीके से हम इसको बाय करेंगे। एक तो होता है जीटीटी ऑर्डर की 2.5-2.5% नीचे लगा दिया, हमें पता है 10% ही नीचे जाएगा, तो 2.5-2.5% लगा दिया। हमारे पास फंड है तभी हमने लगाया 2.5-2.5% नीचे। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास बड़ा लिमिटेड फंड है, और हम इस मार्केट के अंदर बिल्कुल फंस चुके हैं, हमें लग रहा है हमारा फंड बिल्कुल फंस चुका है इसके अंदर, चक्रव्यूह में हम फंस चुके हैं, तो अब उस चक्रव्यूह से निकलना कैसे है फ्रेंड्स। सबसे पहले चक्रव्यूह में आपको होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ आपको होल्ड करना पड़ेगा। चक्रव्यूह से निकलने का, प्रॉफिट में निकलने का है, ठीक है, लॉस में निकलने का नहीं है। अगर आप लॉस में निकलोगे तो फिर सारा गेम ओवर हो जाएगा। प्रॉफिट में कैसे निकलोगे, पेशेंस के साथ निकलोगे। इस केस में आपका 2 बार, महीने में 2 बार, पहला हो गया जैसे सपोज मान लीजिए कि आपको सैलरी मिलती है 10-12 तारीख के आसपास, चलो मान लेते हैं कि
5 तारीख को, 10 तारीख को, जो भी होता है, आपको कुछ ना कुछ आपको सैलरी मिलती है, पगार मिलती है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, मान लीजिए 5,000 7,000 जो भी है, उसमें आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, पहली एसआईपी आप लगा सकते हो। दूसरी एसआईपी आप महीने के एंड में यानी लास्ट वीक में लगा सकते हो। तो 2 एसआईपी आप लगा सकते हो उसके अंदर। ठीक है, एसआईपी कैसे लगानी है, जैसे सीपीएससी पे सपोज एसआईपी आपने लगानी है, तो आपको क्या करना है कि 10% है तो 10 की क्वांटिटी आपको लेनी है। समझ गए? जो माइनस, जिस समय जितना माइनस ये होगा उतना ही आपको लेना है। जैसे सपोज 28 तारीख को आपने सपोज लगाना है, 28 तारीख को मान लीजिए 13% माइनस है, तो आपने 13 क्वांटिटी लेनी है। अगले 7 तारीख को ये होगा, मान लीजिए कि 7% आ गया नीचे, तो आपको 7%, 7 ही लेना है, क्वांटिटी 7 लेनी है। अगले ये 28 तारीख को सपोज 27 28 तारीख को ये पहुंच जाता है 9%, तो आपको 9 क्वांटिटी लेनी है। फिर अगले 7 तारीख के आसपास अगर ये मान लीजिए 3% पहुंच जाता है, तो तीन तीन क्वांटिटी लेनी है आपको। अगले उसमें अगर मान लीजिए कि ये पहुंच जाता है 5%, तो आपको 5 क्वांटिटी लेनी है। अगले उसमें ये 1% अगर पहुंच जाता है, तो आपको सिर्फ 1 क्वांटिटी लेनी है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके लेना है। ठीक है, एसआईपी ऐसे करनी है धीरे धीरे करके। तो उसके बाद क्या होगा कि जब ट्रेंड ऊपर की तरफ होगा, तो अभी तो एवरेजिंग चल रही है, तो 6 मंथ्स में क्या होगा, ये जब अपने लेवल पे होगा, उसके बाद जैसे ये छलांग मारेगा ऊपर, ठीक है, तो आपको इसको सेल नहीं करना। साइकोलॉजी क्या होती है वहां पर, साइकोलॉजी हमारी बहुत ही डिस्टर्ब और खराब हो जाती है, बहुत ही हम लोग डर जाते हैं। और जो हमारा डर होता है ना, उससे हम कभी भी प्रॉफिट नहीं ले पाते। ठीक है, कैसे? सपोज मान लीजिए कि आपका माइनस चल रहा है 10%, और आप जब 1 2% ग्रीन में आ गए, पॉजिटिव में आ गए, तो आप भागना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट से। फ्रेंड्स, ये अगर इसने आपको -10 दिखाया है ना, तो आप इसको +10 में इसको, इसका गेम ओवर करना है +10 के अंदर। आप समझ रहे हो? इसने अगर आपको -10 दिखाया, -15 दिखाया ना, तो इसका गेम ओवर करना है आपको। 15% में ही इसका गेम ओवर करना है आपको, यानी कि उतना प्रॉफिट आपको लेना है इससे। समझ गया? चाहे 6 महीने लग जाए, चाहे 7 महीने लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए। एफडी से तो ज्यादा ही परसेंटेज है ना। 15% अगर है, तो एफडी तो 5% दे रहा है, 6% दे रहा होगा ज्यादा ज्यादा। तो ये तो 15% दे रहा है आपको साल भर का। तो उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी चीज बेकार है, कौन सी चीज अच्छी है। ठीक है, ये आप खुद अपना एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो 2 एस्पेक्ट मैंने आपको बताए हैं, एक तो जीटीटी ऑर्डर वाला, और एक दूसरा जो परसेंटेज ऑफ फॉल जितना आपका होगा उसके हिसाब से आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं। और एसआईपी बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करनी है। जो फ्रिक्वेंटली एसआईपी करते हैं, तो उनको एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज से गुजरना पड़ता है फिर। तो इसीलिए आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग ईटीएफ के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। ठीक है, आराम से अपना एंजॉय करो, अपना धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग करो, और डेली डेली अपना पोर्टफोलियो देखने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, बस। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। तो यहाँ पर जो हमारा इस वीडियो को बनाने का कारण ये था कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी वीडियोस देख के ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर बॉटम बनने वाला है, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टिंग उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है, अपना रिस्क मैनेजमेंट को, अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। देखो, पैसा आप एकदम से लगा देते हो बाजार के अंदर, धड़ाधड़ लगा देते हो, आपके पास पैसा होता है, लगा देते हो, फिर उसके बाद आप रोते रहते हो कि अरे हमारा पोर्टफोलियो माइनस हो गया, माइनस हो गया। तो ये जो फंड है, ये एकदम से लगाने की भी जरूरत नहीं है। इसको धीरे धीरे करके लगाया जाएगा, धीरे धीरे करके लगाया जाएगा, ताकि मार्केट हमें, हमने टारगेट करना है कि मार्केट से हमें 15% में चाहिए। आज अगर इसने हमारा -10% कर दिया, तो हमें 15% चाहिए। ठीक है, देखिए, एक चीज और इम्पोर्टेंट है। सरकार, जो गवर्नमेंट होती है, बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम करती है, इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, उसका इफेक्ट भी स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ता है, नंबर वन। नंबर टू, जो इंटरनेशनल लेवल की जो पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो दूसरी जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जहां पर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इसका मतलब है कि जो माल जाता है आता है, यानी कि उनके साथ हमारा एक ट्रेड एग्रीमेंट्स जिनके साथ होते हैं। ठीक है, तो वो जो टैक्सेस लगाते हैं, इंपोर्ट टैक्सेस वो लोग लगाते होंगे, तो वो जो ड्यूटीज होती है, एक्साइज ड्यूटीज होती हैं, ये टैक्सेस होते हैं, उसका इफेक्ट भी हमारे शेयर बाजार पे पड़ता है। ठीक है, उसका भी शेयर बाजार पे पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें शेयर बाजार को इम्पैक्ट करती हैं। तो आप इतनी सारी चीजों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ गए? तो इसीलिए स्टॉक्स के अंदर अगर आप काम करेंगे, तो आपको बहुत सारी जानकारी की जरूरत पड़ेगी कि वो स्टॉक, यानी कि वो सेक्टर, किस सेक्टर का ये स्टॉक है, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। फॉरेन, अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर बाजार से जा रहे हैं, तो इस स्टॉक के अंदर कितना फर्क पड़ेगा, और गवर्नमेंट इस स्टॉक्स यानी कि इस सेक्टर को कितना प्रमोट कर रही है, कितना सपोर्ट कर रही है,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें से पैसा निकालने की कोशिश कर रही है, इसको डाइवेस्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, या गवर्नमेंट इसको फंडिंग नहीं कर रही है या फंडिंग कर रही है। तो वो बहुत सारी चीजें, बहुत नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी अगर आप स्टॉक के अंदर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ईटीएफ में इसीलिए पहले काम करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ईटीएफ एक बहुत ही कॉमन एक बहुत ही कॉमन तरीके से लिया जाता है। उसमें बहुत सारी नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप में एक म्यूचुअल फंड होता है और उसके अंदर बहुत सारी सेक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारी मतलब कंपनियां हो सकती हैं, अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हो सकती हैं। तो वो जो इम्पैक्ट होता है ईटीएफ के ऊपर थोड़ा कम पड़ता है। और दूसरी चीज ये, पेशेंस के साथ अगर आप खड़े रहेंगे तो वो ईटीएफ कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी आपको प्रॉफिट जरूर देगा। समझ गए फ्रेंड्स? वो प्रॉफिट जरूर देगा। देखो, 1.5 साल के अंदर जो मैंने 1.50 जो प्रॉफिट मैंने किया था, तो लगभग उसमें से 1 लाख रुपए माइनस हो गया, फिर भी 50,000 रुपये अभी मतलब पॉजिटिव में मैं चल रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको दिखाया था कि एक डिमेट के अंदर मेरा 40,000 42,000 के आसपास प्लस है, जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग में जो मैंने ईटीएफ के थ्रू बुकिंग कर दिया था। दूसरे डिमेट अकाउंट के अंदर आपने देखा होगा कि 1,10,000 के आसपास 1,10,000 के आसपास मैंने बुकिंग कर दिया था। तो वो मैंने क्या किए थे, जब मार्केट नीचे गिरने वाली थी, मैंने सारे जो पीक में थे मैंने सारे सेल कर दिए थे। ठीक है, जितने भी जो भी थे मैंने सारे सेल किया। उसके बाद मैंने एक सॉरी, एक शीट मैंने मेंटेन की थी। गूगल शीट में आप देखेंगे तो सबसे नीचे ग्रीन कलर का आप देखेंगे, तो वो जो शीट है वो मेंटेन मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको। जो यहाँ पर ग्रीन कलर का ये जो 38 ईटीएफ है, ये देखिए, ये नीचे ये सारा जो ग्रीन कलर का है, ये सारा प्रॉफिट में जब बुकिंग होती है प्रॉफिट की, तो उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो ये सारा रिकॉर्ड चल रहा है, आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का। तो देखिए 6/12 को, लास्ट 6/12 को हमने, यानी कि दिसंबर, ठीक है, यानी 2 महीने से ज्यादा हो गए, 3 महीने होने वाले लगभग, 3 महीने होने वाले हैं। 3 महीने से हमने कोई भी प्रॉफिट की शक्ल नहीं देखी। लास्ट हमने 2,675 रुपए का प्रॉफिट किया था, और उससे पहले हमने 8,080 रुपए का किया था 6/12, सेम सेम डे पे 6/12। तो इसका मतलब है कि हमने लास्ट, ये समझ लो, 10,775 रुपए का हमने प्रॉफिट किया था दिसंबर में। जनवरी हमारा सूखा रहा है बिल्कुल, फरवरी हमारा बिल्कुल सूखा रहा है। मार्च में देखते हैं कि मार्च में क्या गुल खिलाती है मार्केट। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये साइकोलॉजी का गेम है। आराम से आप, अगर आप इसके अंदर वास्तव में आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, तो आराम से आप करते रहो। ठीक है, और ज्यादा इसके अंदर हलचल मचाने की जरूरत नहीं है। अगर जितना ज्यादा आप इसके अंदर हलचल मचाएंगे, मार्केट क्या करेगी, आपको डरा डरा के भगा देगी। तो इसीलिए आप प्रॉपर तरीके से एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बना के आप काम करो, और उसके बाद थोड़े थोड़े प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट आप लेते रहो और चलते रहो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस मार्केट से अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टिंग रहेंगे और यहाँ से आप प्रॉफिट लेके निकलेंगे। समझ गए फ्रेंड्स? हमारा मेन पर्पज होता है इन्वेस्टिंग का कि हम प्रॉफिट में रहें और प्रॉफिट लेके हम निकले। ठीक है, नहीं तो हमारी हार हो जाएगी एफ आई या डी आई से। आज अगर एफ आई डी आई मार्केट को नीचे की तरफ अगर ले गए ना, तो इसका मतलब है कि उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को बिल्कुल डरा दिया है और उनको भगाने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भागने वाले नहीं है, और ना ही हम डरेंगे, ना ही हम भागेंगे। ठीक है, हम अपनी स्ट्रेटेजी पे बिल्कुल कायम है और कंसिस्टेंटली हम इस पे रहेंगे। आज 3 महीने हो गए हैं, बिल्कुल हमारा बिल्कुल चुका है हमारा पोर्टफोलियो। कोई दिक्कत नहीं है, ये पोर्टफोलियो एक दिन ग्रीन भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोग लर्न करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और सीखते रहिए और प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।